आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम कक्षा 11वीं अध्याय 3 भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसे हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोर अवस्था की जो शुरुआत होती है ना, उसमें कई महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो होते हैं, प्रमुख परिवर्तन जो होते हैं, वो होते हैं शारीरिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जो किशोर अवस्था की जो गति है, इसमें काफ़ी तेज़ी हो जाती है। और इसी तेज़ी को, जो किशोर अवस्था में जो तेज़ी होती है किशोरों में, इसे वृद्धि स्फुरण कहते हैं, यानी कि ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। इसी कारण से किशोर अवस्था के दौरान जो पौष्टिक भोजन का जो महत्व है और अधिकता है उसकी, वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, बाल्यावस्था की पूरी अवधि के दौरान पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ती रहती है। धीरे 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 हमारी आवश्यकताएं चेंज होती हैं, तथा किशोर अवस्था के दौरान यह आवश्यकता अपने चरम पे होती है, हाई पॉइंट पे होती है अपने। और फिर जैसे जैसे वयस्कता की ओर बढ़ते हैं हम, उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं में धीरे धीरे कमी आने लगती है। एक पुरानी कहावत जैसे है ना, कि जैसा अन्न वैसा तन, अर्थात आप वैसे ही बनेंगे जैसा आहार लेंगे। किशोर अवस्था के दौरान ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। भोजन और पोषक तत्व के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का जो विज्ञान होता है, उसी को पोषण विज्ञान कहते हैं। पोषण और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिंपली भाषा में ये भी कह सकते हैं कि दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक हमारे पोषण पर निर्भर करता है, और पोषण हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर निर्भर करता है। अंततः यह कहना भी गलत नहीं है कि भोजन हमारे स्वास्थ्य और पौष्टिक को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं, भोजन के बारे में जान लेते हैं। वह सभी तरल यानी कि लिक्विड और ठोस पदार्थ यानी कि हार्ड जो होते हैं, जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, उसे भोजन कहते हैं। एक सिंपल भाषा में भी हम ये कह सकते हैं, जो भोजन है ना, वो हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है। अब देख लेते हैं भोजन के कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी दिल धड़कता है, सांस चलती है, पाचन क्रियाएं होती हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कार्बोज और वसा जैसे पोषक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन द्वारा। अगला है शरीर का निर्माण एवं विकास कार्य करना। भोजन से हमें वह सभी तत्व मिलते हैं जिनसे नए तंतुओं का निर्माण होता है, और टूटे पत्ते जो तंतु होते हैं उनकी मरम्मत होती है, और शारीरिक वृद्धि भी संभव हो पाती है हमारी। यह कार्य भोजन से प्राप्त प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल के माध्यम से होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं प्रोटीन से ही निर्मित होती हैं। लौह रक्त निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण हमारे दांतों और अस्थिपंजर के ऊतकों के निर्माण का कार्य करते हैं। शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने पर शरीर का जो ढांचा होता है, वो हमारा कमजोर हो जाता है। अगला है रोगों से शरीर की रक्षा करना। रोगों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। बीमारी में भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हमें जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी शरीर की प्रक्रियाओं को नियमित रूप से चलाने का काम करते हैं, तथा रिकेट जैसे रोग से हमारा बचाव करते हैं। विटामिन ए स्वास्थ्य नेत्र दृष्टि के लिए अनिवार्य है। स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन सी, और यह हमें स्कर्वी रोग से भी बचाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर नामक गलग्रंथि की बीमारी हो जाती है, और लोहा एनीमिया रोग से हमें बचाता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन मानसिक संतोष एवं सुरक्षा का प्रभाव प्रदान करता है। जैसा कि माँ के द्वारा प्यार से परोसा गया भोजन बच्चों को माँ के प्यार और लगाव का एहसास दिलाता है। और इसी में आखिरी हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। भोजन का अपना ही सामाजिक महत्व है। किसी व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करने से आपसी सामंजस्य जो है, उसकी भावना विकसित होती है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करने से पारिवारिक संबंधों को मजबूती मिलती है। दिवाली, क्रिसमस, ईद के मौके पर
परिवार एवं आस पड़ोस के लोगों से विशेष पकवान के आदान प्रदान से घनिष्ठता की भावना बढ़ती है। तो इस प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी करता है भोजन। तो आप सबने देखा कि भोजन के कितने कार्य हैं। अगला जो है इसमें हम जानेंगे पोषण के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। हम सबको यह पता है कि कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। एक साइंटिफिक रूप में अगर हम इसे कहें तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो भोजन हम करते हैं वह हमारे शरीर का पोषण करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जैसे कि पाचन, अवशोषण और फिर से विभिन्न भागों में रक्त संचालन द्वारा प्रयुक्त होता है। भोजन के जिस अंग को ना हम यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते हैं, अवशोषण नहीं कर पाते हैं, वो हमारे शरीर से मल द्वारा निष्कासित हो जाता है, निकल जाता है बाहर। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्व एवं उनकी मात्रा ही व्यक्ति के पोषण स्तर यानी कि न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होता है उसको निर्धारित करती है। व्यक्ति के पोषण स्तर के वैज्ञानिक अध्ययन को ही पोषण विज्ञान कहते हैं। तो इसी में जो आगे हम क्रम में बढ़ेंगे वो है पोषक तत्व। वे सभी रासायनिक घटक जो भोजन में विद्यमान होते हैं ना, वह जिनसे शरीर अपने सभी कार्य करने में सक्षम होता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं हमारे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा, खनिज, आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, विटामिन। अब इन सबको ना वर्गीकृत करा गया है 2 भागों के अंदर, तो वो देख लेते हैं। पोषक तत्वों को हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर, यानी कि ज़्यादा लिए जाने वाले, जिसे अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं वृहत पोषक तत्व, और जिनकी सूक्ष्म आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इन जो अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे वृहत पोषक तत्व कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, प्रोटीन, वसा, जल और रेशा। और जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, वो होते हैं पहला खनिज के अंदर आयोडीन, लोहा और कैल्शियम, और दूसरा विटामिन। तो जैसे कि हम लोगों ने अब देख लिया कि पोषक तत्व क्या होते हैं और वो कितने भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे संतुलित आहार और उसको समझेंगे कि संतुलित आहार क्या है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं संतुलित आहार। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए, उसे कहते हैं संतुलित आहार। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि संतुलित आहार की डेफिनेशन क्या है। अब अगर हम इस संतुलित आहार की डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इसमें 3 बातें कही जा रही हैं। पहली, जिससे आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की पूर्ति हो। दूसरी, जिसमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल उचित मात्रा में सम्मिलित हो। और तीसरा, जिसमें शरीर में संचय किए जा सकने वाले पोषक तत्व तत्कालीन आवश्यकता से अधिक हो, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें, उसे कहते हैं हम संतुलित आहार। अब आपको अच्छे से संतुलित आहार समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार का निर्धारण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, उसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हैं वो शामिल होने चाहिए। दूसरा, इसमें सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसके अनुसार होने चाहिए। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। इसमें पोषक तत्व हेतु अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध हो। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने के लिए मदद हो। लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए हो। तो हमने देखा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है संतुलित आहार का निर्माण करते हुए। अब हम देखेंगे पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो आहार किसी एक व्यक्ति के लिए संतुलित हो वह दूसरे के लिए भी संतुलित हो, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है पोषण संबंधी वो अलग अलग होती है। जैसे कि एक वयस्क पुरुष जो है उसके लिए संतुलित आहार एक 10 वर्षीय बालक से अलग होगा, क्योंकि दोनों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। पहली, जैसे कि उनकी आयु क्या है। विभिन्न जो पौष्टिक तत्व होते हैं उसकी आवश्यकता व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। जैसे कि बच्चे को प्रोटीन की, विटामिन की, खनिज लवण, ऊर्जा आदि की आवश्यकता प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से वयस्कों से कहीं अधिक होती है।
क्योंकि वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में अधिक शारीरिक निर्माण कार्य हो रहा होता है, जिससे उनको पौष्टिकता की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। दूसरा आता है शारीरिक आकार। पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो शरीर के आकार पर भी निर्भर करती है। लंबे और भारी जो डीलडॉल वाला व्यक्ति होता है उसकी मांसपेशियां अधिक लंबी होती हैं और बहुत अधिक उत्तक होती हैं, जिसके कारण उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं छोटे और हल्के जो डीलडॉल वाले व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा इसी में है शारीरिक श्रम। जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है ना वो उन व्यक्तियों के लिए भी निर्भर करती है जो अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे कि मजदूर, उनके लिए ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी बजाय कि एक ऑफिस में काम करने वाले के। इसी प्रकार लिंग, किशोर एवं किशोरियों की जो शारीरिक रचना होती है वो अलग होती है और भिन्नता के कारण ही इनकी जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। उसके बाद आता है जलवायु। पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है उसमें। जो गर्म प्रदेश होते हैं ना उसमें ठंडे देशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गर्मियों में हम सर्दियों की अपेक्षा कम खाते हैं। उसके बाद आता है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग हेल्थ पर भी निर्भर करती है। बीमार जो व्यक्ति है उसकी पौष्टिक आवश्यकता जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें अपनी बीमारी को ठीक करना होता है उस समय। और आखिर में आता है विशिष्ट शारीरिक अवस्था, जैसे कि कई विशेष शारीरिक अवस्थाएं, जैसे कि गर्भावस्था हो गई, स्तनपान वाली अवस्था हो गई, और दुर्घटना के बाद या किसी ऑपरेशन के बाद जो पौष्टिक आवश्यकताएं होती हैं वो सामान्य अवस्था के अपेक्षा बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब हमने देखा कि हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं किन बातों पर या किन कारकों पर निर्भर करती हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम स्वास्थ्य और स्वस्थता यानी कि हेल्थ एंड फिटनेस। तो चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं यानी कि हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर न केवल रोग मुक्त रहता है बल्कि जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से है हम सुरक्षित व निरोग महसूस करते हैं, यानी कि हम बिल्कुल फिट महसूस करते हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। जो स्वस्थता के जो आयाम है ना वो निम्नलिखित है, यानी कि उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। पहली है शारीरिक स्वस्थता। शारीरिक स्वस्थता का तात्पर्य हम कैसे समझेंगे वो देख लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ स्थितियां देखते हैं, जैसे कि अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, आयु के अनुपात में सही शारीरिक भार तथा ऊंचाई होनी चाहिए, अच्छी नींद आना, चमकदार त्वचा, साफ तथा स्वस्थ दांत होने चाहिए, सजग तथा ऊर्जावान, स्वस्थ तथा मजबूत शरीर ढांचा होता है, चमकदार आंखें होती हैं, सामान्य रूप से भूख नहीं लगती है, चमकदार घने बाल होते हैं। ये तो हो गए शारीरिक स्वास्थ्य के को हम कैसे आंकेंगे। इसके बाद आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य निम्न चीज़ों से है, यानी कि अच्छी मानसिक क्षमता होनी चाहिए, मानसिक रूप से सजग होना चाहिए, दूसरे के प्रति प्रानुभूति का अभाव, मानसिक रूप से समर्थ और सक्षम होना चाहिए, चिंताओं तथा परेशानियां निपटने में सक्षम होना चाहिए, मानसिक विकारों से मुक्त होना चाहिए, भावनात्मक रूप से बहुत ही स्थिर होते हैं ऐसे व्यक्ति और कठिन परिस्थितियों में उबरने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद आती है सामाजिक स्वस्थता। इसको हम निम्न बातों से समझ सकते हैं, जैसे कि सहन क्षमता जो होती है ना और सहयोग की जो इनमें भावना होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, सभ्य तथा मधुर व्यवहार के होते हैं, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखते हैं, लोगों के साथ मधुर संबंध रखते हैं। और आखिरी आती है इसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी कि जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे कि सच्चाई, दूसरों की मदद करना, अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना और दूसरे के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करना। इन दोनों बातों का आध्यात्मिक स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैसा कि अभी हमने स्वास्थ्य के चारों आयामों के बारे में जान लिया है, जिसमें पहला आयाम कौन सा था हमारा, शारीरिक स्वस्थता, दूसरा था मानसिक स्वस्थता, तीसरा था सामाजिक स्वस्थता और चौथा और आखिरी जो था वो था आध्यात्मिक स्वस्थता। तो यहीं पर यह स्वस्थता यानी कि हेल्थ खत्म होती है और इसके बाद शुरू होता है फिटनेस। फिटनेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मनुष्य की बेहतर कार्य क्षमता को ही फिटनेस कहते हैं, यानी कि पुष्टि, इसका दूसरा शब्द पुष्टि भी है। सामान्य व्यक्ति की जो शारीरिक पुष्टि होती है उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से, जिसे वह थकावट का अनुभव किए बिना करता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के पश्चात भी उसे अतिरिक्त कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए और पुनः शक्ति की प्राप्ति की क्षमता भी होनी चाहिए।
जो पुष्टि जो है ना, यानी कि जो हमारी फिटनेस है, वो निम्न चीज़ों पे हमारे डिपेंड करती है। वो है हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, यानी कि सहनशीलता कितनी है हमारे अंदर, कार्डियो। उसके बाद आता है दूसरा, मांसपेशियों में कितनी शक्ति है, मांसपेशियों में कितनी सहनशीलता है, हमारी शारीरिक रचना कैसी है, हमारी गति कैसी है, स्पीड कैसी है, यानी कि हमारी शक्ति कितनी है हमारे अंदर लचीलापन कितना है, और संतुलन है, समन्वय कितना है हमारे अंदर, बैलेंस कितना है, और कोऑर्डिनेशन कितना है हमारे अंदर। इन सब का हमारे अंदर फ़ायदा क्या है फिटनेस का, फिटनेस के लाभ क्या हैं हमारे लिए इसके शारीरिक मानसिक लाभ हैं। अगर हम देखें, अगर इसे समझने की कोशिश करें, पहला क्या, हम दीर्घायु होते हैं, अवसाद से बचते हैं, बेहतर शारीरिक ढांचा होता है हमारा, समस्याओं का सामना करने में जो क्षमता होती है उसमें हमारी वृद्धि होती है और बहुत अच्छे से सामना कर पाते हैं समस्याओं का। और जो हमारा ऊर्जा का स्तर है उसमें वृद्धि होती है, शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारा बचाव भी होता है अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का क्या उपयोग है। यानी कि जो विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विभिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, एक मात्रा में तो होते नहीं हैं। लगभग समान पोषक मान वाले सभी खाद्य पदार्थों को एक समूह में इकट्ठा करके उन्हें उनका एक वर्ग बना दिया गया, और ये जो चीज़ बनाई गई ना, अलग अलग वर्ग बनाया गया सारे खाद्य पदार्थों को सम्मिलित कर करके कि इसमें प्रोटीन इतनी मात्रा में मिल रहा है और सभी में इतना इतना मिल रहा है, या फैट इतना इतना मिल रहा है, या विटामिन इन सब चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में इतना इतना मिल रहा है। उसे ICMR द्वारा वर्गीकृत कर दिया गया खाद्य वर्गों को। तो वो देख लेते हैं एक बार। भारत में 5 खाद्य वर्ग जो हैं वो उन समूह को सम्मिलित रखा गया है, मेनली 5 का ही द्वारा चलता है, ICMR द्वारा जो अनुमोदित करा गया है, जिसमें पहला आता है अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद, दूसरा आता है दालें और फलियां जिसके अंदर आएंगी, तीसरा आएगा दूध और मांस के उत्पाद, चौथा है फल और सब्जियां, और पांचवा है वसा और शर्करा। यानी कि इन खाद्य वर्गों का वर्गीकरण करते समय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, लागत, भोजन पद्धति और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले प्रचलित रोग आदि कारकों को ध्यान में रखा गया है। और प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित सभी खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व की जो मात्रा होती है एक बराबर नहीं होती, इसलिए प्रत्येक वर्ग के विभिन्न खाद्य पदार्थों को अदल बदल कर आहार में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि सीरियल्स में से और पल्सेस में से कुछ ले लिया, मिल्स में से कुछ ले लिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में से कुछ ले लिया, फैट एंड शुगर में से कुछ ले लिया, जिससे हमारे सारे पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो चलिए इन्हें डिटेल स्टडी कर लेते हैं। जो पहला हमारा खाद्य वर्ग है वो है अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद, और दूसरा कंदमूल यानी कि रूट एंड ट्यूबर्स। तो हम पहले को समझ लेते हैं। अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद, इन सभी जो खाद्य वर्ग हैं इसमें अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सूजी, ज्वार, जौ आदि आते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो भोजन होता है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, और ये सस्ते होने के कारण ज़्यादातर हमारे आहारों में यह प्रमुख स्थान ग्रहण करता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं कंदमूल। कंदमूल जो होते हैं वो होते हैं आलू, कचालू, शकरकंदी, जिमीकंद, इन सब ये स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं, और इनमें भी कार्बोस की जो मात्रा होती है वह अधिक होने के कारण इन्हें हमारे आहार में सम्मिलित किया जाता है, और यह खाद्य पदार्थ भी सस्ते होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरा जो खाद्य वर्ग है वो है दालें और फलियां। इसके अंतर्गत सभी दालें आ जाती हैं, मसूर की हो गई, मूंग की हो गई, अरहर चना हो गई, उड़द दाल हो गई, राजमा हो गया, मोट हो गया, काबुली चना हो गया, जितनी भी दालें हैं सारी इसके अंतर्गत आती हैं। और यह प्रोटीन का उच्चतम स्रोत माना जाता है वेजिटेरियंस के लिए। दालों से जो है 25% तक प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे अधिक जो हमारे लिए जो महत्व रखती है वो है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन से 40% तक हम प्रोटीन प्राप्त कर लेते हैं। यह शाकाहारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खाद्य वर्ग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दालों में मेनली विटामिन सी की कमी होती है, लेकिन उसे भी हम पूरा कर सकते हैं अंकुरण करके। अगर हम दालों को, मूंग, मोट, चने को अगर अंकुरित कर दें तो उसमें भी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा हो जाती है। विटामिन सी अधिक मात्रा में उसमें से हम ले सकते हैं, और उसमें बी समूह के जो विटामिन होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तीसरा जो खाद्य वर्ग है वो है दूध और मांस के उत्पाद।
इन खाद्य जो वर्गों को इनके मूल्य के आधार पर दो भागों में डिवाइड करा गया है, दूध तथा दूध से बने उत्पाद और दूसरा मांस, अंडा और मछली। दूध जो होते हैं ना और दूध से बने पदार्थ जो होते हैं उसमें लौह तत्व और विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और मांस, अंडा और मछली जो होते हैं इसमें प्रोटीन जो होता है उत्तम श्रेणी का होता है, ये थोड़े महंगे भी आते हैं। और इन खाद्य पदार्थों में लौह तत्व और विटामिन जो बी समूह के जो विटामिन होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कलेजी और गुर्दा जो होता है ना, मीट जो होता है, उसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर की वृद्धि और निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। चौथा जो खाद्य वर्ग है हमारा वो है फल एवं सब्जियां। फल एवं सब्जियों को भी दो भाग में करा गया है। फल, पहला है फल। फल जो होते हैं हमारे कच्चे ही खाए जाते हैं और सभी फलों के अंदर अगर हम देखें तो विटामिन, खनिज, लवण और जो शर्करा होती है वो अच्छी खासी मात्रा में हमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि जो खट्टे जो फल होते हैं जैसे कि आंवला, नींबू जो है उसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और पीले रंग के और लाल रंग के जो फल होते हैं जैसे आम, सेब, इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के अंतर्गत जो दूसरा है वो है सब्जियाँ। हरे पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं और गहरी लाल और पीली या जड़ वाली, इन सभी सब्जियों में कैरोटीन, विटामिन बी समूह और खनिज लवण जो है वो अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त हो जाता है और ये शरीर की हमारी रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है और शरीर के कार्य में भी सहायता प्रदान करता है। और आखिरी अब देखेंगे हम खाद्य वर्ग जो है हमारा वसा और शर्करा। वसा जो होता है इसमें घी, मक्खन, वनस्पति, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन के तेल आदि सम्मिलित होते हैं। मक्खन तथा जो घी है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। साथ ही इनमें वसा में घुलनशील विटामिन और कैलोरी भी मिलती हैं। अधिकतर तेलों में विटामिन नहीं होता है। दूसरा है शर्करा यानी कि शुगर। चीनी, गुड़, शहद व शर्करा इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में मुख्यतः कार्बोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। चीनी शुद्ध कार्बोज है। गुड़ और शर्करा लोहे के अच्छे स्रोत हैं। अधिक शर्करा से क्या हो जाता है? दांतों के रोग हो जाते हैं। चीनी का अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है। तो अब हमने देखा है खाद्य वर्ग जो हमारे ICMR द्वारा हमें प्रस्तावित करे गए हैं, जो हमारे 5 हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। अब आपके सामने जैसे कि स्क्रीन पे चल रहा है सभी खाद्य वर्ग आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और इनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्व आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इनमें कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, 1 ग्राम चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन हो, उनसे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 कैलोरी। और वसा से मिलती है हमें 9 कैलोरी ऊर्जा। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। और जो संतुलित आहार की जो योजना बनाते हैं उसमें प्रत्येक खाद्य वर्ग से हमें खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में सम्मिलित करना बहुत आवश्यक होता है। ये ध्यान रखना हमेशा इस बात को कि सभी खाद्य पदार्थ से हर आइटम हमें उठानी है जब हम संतुलित आहार की डाइट प्लान बनाएंगे। अनाज और दालों को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए हमेशा। और फल और सब्जियां जो हैं भरपूर मात्रा में, मांस आदि आहार जो है हमें सीमित मात्रा में तथा तेल और शर्करा जो है अल्प मात्रा में लेने चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। इसके बाद अगला हम देखेंगे खाद्य पिरामिड यानी कि फूड पिरामिड। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा फूड पिरामिड है वो संतुलित भोजन से ही रिलेटेड है। अब वो कैसे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। इसके जो फूड पिरामिड है इसे 5 भागों में बांटा गया है, जैसे अपने अभी पिक्चर गई है आपके सामने से। इसका एक बेस है, बेस के बाद इसके ऊपर 4 लेवल्स और हैं, यानी कि टोटल 5 लेवल हैं। और इनको जो हमारे खाद्य वर्ग जो है हमारा है ICMR द्वारा प्रस्तावित, उसी के आधार पर बनाया गया है। यानी कि पहला जो इसका आधार रखा गया वो अनाज और उससे बने उत्पादों को रखा गया। दूसरा जो इसका स्तर है उसमें फल और सब्जियां रखी गई हैं। तीसरे स्तर में दालें और फलियां। चौथे स्तर में दूध से बने पदार्थ, मीट, मांस, मछली। और 5वां और आखिरी जो स्तर है उसमें वसा और शर्करा रखा गया है। खाद्य पिरामिड में हर खाद्य वर्ग सभी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, बल्कि केवल कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसलिए एक वर्ग के खाद्य पदार्थ अन्य वर्ग के खाद्य पदार्थ की जगह प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि एक वर्ग दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है,
अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी का होना आवश्यक है। इन सभी खाद्य पदार्थों में से किसी ना किसी चीज़ का हमारे संतुलित आहार में सम्मिलित होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम संतुलित आहार या एक संतुलित डाइट किसी के लिए भी प्लान करेंगे तो 5 खाद्य वर्गों में से हम हर थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडेड करेंगे, कुछ ना कुछ हर खाद्य वर्ग में से हम उठाएंगे और उसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे। तो चलिए अब आखिरी आज की वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है शाकाहारी आहार, यानी कि वेजिटेरियन फूड किसे कहते हैं। ऐसे आहार जो केवल वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों, सब्जियों, फल, बीजों तथा सूखे मेवे के मिश्रण से तैयार किया जाए, उसे शाकाहारी आहार कहते हैं। एक नई जो आजकल इसमें बात आ रही है वो है वेगन डाइट। ये बहुत शब्द आपके आजकल आप सुनते हैं। विदेशों में वेगन डाइट का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। वेगन आहार में पशुजन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी आहार, यहाँ तक कि दूध का भी सेवन नहीं किया जाता है। जो हमारे विभिन्न खाद्य वर्ग होते हैं या हम खाद्य पिरामिड कह लें, उन सभी के जो वर्ग हैं हमारे अलग अलग जो हमारे स्टेप्स हैं, अगर उसमें से हम हर वर्ग में से कुछ ना कुछ खाद्य वर्ग हमारे संतुलित आहार में अगर हम शामिल करें तो हम एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। और जो भी हमारी कमी है, जो हमें पोषक तत्वों में रह जाती है, हम वो उसकी कमी को हम दूसरे पोषक तत्वों के द्वारा पूरा कर सकते हैं, अगर हमें खाद्य वर्गों का पूरा ज्ञान होगा तो। इसी के साथ हम इसका पहला पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हम बाद में करेंगे। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो मेरा यह चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।